अच्छा, a man accelerates uniformly when the resultant force acting on it is constant but not zero. तो एक्सेलरेशन के लिए तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, और जो होनी चाहिए वो वेरिएबल ना हो, वो कांस्टेंट हो। तो आपके साथ इसमें करेक्ट ऑप्शन है कांस्टेंट बट नॉट जीरो। तामे जरा वो ले जाओ तो की नहीं। अच्छा, सो एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन जो है वो बीटा है, कांस्टेंट बट नॉट जीरो। Two balls are dropped from height h and 4h respectively from the earth's surface. The ratio of time of these balls to reach the ground is. किस फॉर्मूला से करेंगे इस क्वेश्चन को? आपके साथ इनिशियल वेलोसिटीज दोनों की जीरो है, इनिशियल वेलोसिटीज दोनों की जीरो है, तो सेकंड इक्वेशन से आपके साथ हाइट किसकी इक्वल होता है? हाफ gt स्क्वायर। यहां से t जो होगा वो 2h/g अंडर द रूट की इक्वल हो जाएगा, मतलब t प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसको? रूट ऑफ h को। तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा? t1/t2 इज इक्वल टू अंडर द रूट h2/h1, और एक हाइट दूसरे से 4 टाइम्स ज्यादा है, तो t1/t2 इज इक्वल टू 4h/h अंडर द रूट, जिससे आपको आंसर मिलेगा 2:1। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें चार्ली है, 2:1। फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट व्हाट इज ट्रू? इट्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इट्स डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, ये बात भी ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ हुआ डेल्टा के, ऑप्शन ए भी ठीक है और ऑप्शन बी भी ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा? मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जब क्लोज पाथ हो तो जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, which of the following VT graph represents constant negative acceleration? चार्ली, ऑप्शन अल्फा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट, ये कांस्टेंट पॉजिटिव को। ऑप्शन बीटा, ऑप्शन बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट जीरो को। और ऑप्शन चार्ली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट नेगेटिव को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हिच ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वर्टिकली थ्रोन बॉल विद टाइम? अच्छा, ग्राफ्स कौन से हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है किसका बनाना है? वर्टिकली थ्रोन बॉडी, मतलब ऊपर फेंकी गई है बॉडी को, ठीक है। अच्छा, जब ऊपर फेंकेंगे बॉडी को तो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। बल्कि इसको छोड़ दें, ये बताएं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी होता है। और जब बॉडी ऊपर जाती है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। तो ऊपर जाते वक्त आपके साथ ग्राफ कैसे बनना चाहिए डिस्प्लेसमेंट टाइम का? इनिशियली स्लोप ज्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोप कम हो रहा है। और स्लोप किसे शो करता है? स्लोप यहाँ किसे शो करता है? वेलोसिटी को। तो जब हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, इनिशियली वेलोसिटी ज्यादा होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती जाती है, और फिर जब नीचे आती है तो वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा क्या होने लगती है? इंक्रीज। लेकिन किस डायरेक्शन में? नेगेटिव, क्योंकि बॉडी पहले ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, बॉडी वापस अपने पॉइंट की तरफ आ रही है तो फिर डिस्प्लेसमेंट कम होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके साथ बीटा आता है, ठीक है, चार्ली नहीं है। चार्ली तो कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई है। हाईएस्ट पॉइंट पे तो डिस्प्लेसमेंट सबसे मैक्सिमम होनी चाहिए, और बॉडी वापस आएगी तो डिस्प्लेसमेंट उसकी दोबारा जीरो हो जाएगी, ठीक है। देखिए, यहां से आप बॉडी को फेंक रहे हैं ना, और वो इस हाइट तक पहुंच रही है,
तो जब बॉडी ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब बॉडी वापस नीचे आएगी तो फिर डिस्प्लेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, फिर वो कम होगी। तो डिस्प्लेसमेंट पहले सिचुएशन में बढ़ रही है, दूसरे सिचुएशन में कम हो रही है, लेकिन एक का स्लोप पॉजिटिव होगा, दूसरे का स्लोप नेगेटिव होगा, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है। ये जो आप बता रहे हैं ना ऑप्शन 40 में जरा पहले यही बताएं कि स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है। तो स्ट्रेट लाइन का स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब बॉडी को ऊपर बैठे तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, नहीं रहती। तो इसलिए ऑप्शन 40 गलत है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बीटा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि a space rocket takes off vertically at 10 meters per second. A loose ball detaches from the rocket with a height 120 meters from the ground. At what speed after what time will the ball hit the ground? स्पीड भी मालूम करना है और टाइम भी मालूम करनी है। अच्छा इसमें आपके साथ जो है हाइट कितनी है, 120। एक हेलीकॉप्टर जो है या एक जहाज ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है और जैसे उसकी हाइट 120 मीटर्स होती है तो वो एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करता है। अब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट पहले ऊपर जाएगा, रेस्ट में आएगा और फिर वापस नीचे आएगा। ठीक है, मतलब लेट्स सपोज अगर मैं इस मार्कर को अपने साथ उठाता हूं और फिर इसे छोड़ता हूं, तो जब मैं ये छोड़ता हूं ये डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, ये पहले ऊपर फासला जो है वो तय करेगा, फिर ये वापस नीचे आएगा। तो चूंकि हेलीकॉप्टर ऑलरेडी अपवर्ड वेलोसिटी में था, तो जब ये बॉडी को रिलीज करेगा तो वो बॉडी पहले ऊपर जाएगी फिर वापस आएगी। ठीक है, तो आपने ये टाइम भी मालूम करना है और ये वाला टाइम भी मालूम करना है, टाइम भी मालूम करना है और फिर आपने स्पीड भी मालूम करनी है। अच्छा तो ये टाइम कितना होगा, बॉडी की स्पीड कितनी है, हेलीकॉप्टर की स्पीड क्या है, 10 मीटर्स पर सेकंड है। तो 10 मीटर्स पर सेकंड कितने टाइम में उसको रेस्ट में ले आएगा, 1 सेकंड में उसको रेस्ट में ले आएगा। अब इस डिस्टेंस को भी जरा फाइंड कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस किस फार्मूला से फाइंड करें, डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं थर्ड फार्मूला से, 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल मतलब एक वेलोसिटी तो इसमें ऑलरेडी जीरो है, तो ये आपके साथ h की वैल्यू क्या हो जाएगी, v स्क्वायर बाय 2g। तो 100 बाय 20, 100 बाय 20 से 5, मतलब ये डिस्टेंस कितना है 5, तो टोटल कितना होगा, टोटल 125 हो गया। अब ये 125 डिस्टेंस में कितना टाइम लिया जाएगा, इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो आपके साथ 2 × 125 डिवाइडेड बाय 10 और उस पे क्या लेना है अंडर रूट। तो ये आपके साथ जो है 2 और 5 और 125 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25 आता है, 25 पे अंडर रूट ले लेंगे तो 5। तो 1 सेकंड ऊपर जाने में और 5 सेकंड्स नीचे आने में, तो टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम आपके साथ लग गया 6 सेकंड्स। तो 6 सेकंड्स या तो ऑप्शन बीटा है या ऑप्शन 40 है, अल्फा और डेल्टा तो आउट हो गए। अब हम दोनों में उसको चूज करेंगे जिसमें हम फाइनल वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर लेंगे वो कितनी आती है। तो इसी मोशन को दोबारा कंसीडर करें और फार्मूला यूज करें ये वाला, 2 × 10 × 125 इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो इस पे अंडर रूट भी लेना है, v ये आपके साथ 1250 × 2 हो जाएगा और 1250 2500 हो जाएगा और अंडर द रूट 2500 का अंडर रूट क्या आता है 2500 का अंडर रूट फार्मूला ठीक है 2gh हाँ इज इक्वल टू v स्क्वायर। अच्छा तो 2500 × 2 25 125 इससे 2500 आता है ना 1250 को, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे साथ 50 आ जाएगा।
50 आएगा ना, तो 50 कौन से ऑप्शन में है? 50 आपके साथ ऑप्शन बीटा में है, तो करेक्ट ऑप्शन बीटा हुआ। Two bodies are dropped from several different height h1 and h2. The ratio of time taken to reach the ground is, heights उनकी different है, लेकिन यहाँ से proportionality देखते हैं, दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? T1 by T2 is equal to H1 by H2 होल, ये फॉर्मूला ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो इसी को देखते हैं। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 4 है। If water falls from a dam into a turbine 19.6 meter below, then the velocity of the water at the turbine is, ये फॉर्मूला यूज करें, v is equal to under the root 2gh, तो 2g की वैल्यू 10 ले लें, हाइट कितनी है? 19.6, हाइट 19.620 ले लें, ये आपके साथ 200 400 पे रूट 20 आ जाएगा, तो 20 तो नहीं है, 19.6 को आप सर्कल कर लें, ऑप्शन बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? बोथ फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, गलत। बोथ फोर्सेस एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये ठीक है। बोथ फोर्सेस एक्ट विद सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन इक्वल नहीं होती। बोथ फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन इसमें बीटा है। Which of the following statement is incorrect? A body can have constant speed but variable velocity. हो सकता है स्पीड उनकी सेम हो लेकिन वेलोसिटी उनकी सेम ना हो? नहीं हो सकता। हो सकता है। क्या मिसाल क्या है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम रहती है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं रहती, तो ये ऑप्शन आपके साथ गलत नहीं है, करेक्ट है। A body can have constant velocity but variable speed, ये नहीं हो सकता क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट तभी होती है जब स्पीड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। A body can have acceleration without having velocity, ये भी ट्रू हो सकती है। A body can have velocity without having acceleration, ये भी ट्रू है। तो इसमें गलत बात जो है वो ऑप्शन बीटा है कि वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो और स्पीड वेरिएबल हो, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, 250 meters long train is moving with a uniform velocity of 25 kilometers per hour. The time taken by the train to cross a bridge of 750 meters. इतने आपने एक बात का ख्याल रखना है कि डिस्टेंस जो है वो उन दोनों को ऐड करके लेना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1000 और स्पीड कितनी है? 45। तो वैसे तो स्पीड का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन आपसे यहाँ पे टाइम मांगा है तो डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब 1000 बाय 45। वैसे अगर ये 1000 बाय 50 होता, 1000 बाय 50 होता तो हमारा आंसर क्या आता? 20 आता। अब आप 20 से थोड़ा सा ज्यादा नंबर जो है वो सेलेक्ट कर लें। इसमें कहां पे है? करेक्ट ऑप्शन आपके साथ होगा 25 राउंड अबाउट, ठीक है। अच्छा, हाँ क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये कम ही हो क्वेश्चन आंसर तो इसमें नहीं है। 40 160 80 देखिए अगर ये 50 होता 50 तो हमारा आंसर क्या आता? उस वक्त हमारा आंसर 20 आता। अब 45 पे डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 20 से ऊपर वाला देखें तो तकरीबन 40 into 40 से 1600 आता है। ये तो बहुत ज्यादा है। इस क्वेश्चन को दोबारा जरा देखें। A 250 मीटर लॉन्ग, अच्छा इसमें एक मसला है ना, 45 को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करें। 45 स्पीड को किलोमीटर्स पर आवर में है, इसको सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है
तो 45 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और आपके साथ 450 बाय 36 आ जाएगा। 450 बाय 36 जो है इसको एज इट इज पुट कर देते हैं। 450 ऊपर आ जाएगा, 36 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये 0 0 कैंसिल, आपके साथ 100 बाय 45 से तकरीबन 2 आता है और 2 into 36 से 80 आंसर ठीक है हमारा। हाँ 80 ठीक है, 80 आंसर जो है इसमें करेक्ट आ रहा है। Bodies which fall freely under the action of gravity is an example of free fall है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। It is an example of यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि g थ्रू आउट क्या रहेगी, सेम रहेगी और दूसरा कोई फोर्स नहीं है, तो नेट एक्सेलरेशन भी g के इक्वल ही आपके साथ होगी। ऑप्शन अल्फा। Two blocks of masses 1 kg and 3 kg are placed in contact and a force of 120 Newton is applied. What is the acceleration of the 1 kg body? देखिए जो masses contact में होते हैं तो जो फुल सिस्टम की एक्सेलरेशन होती है वही 1 kg की भी होगी, वही 3 kg की भी होगी। तो आप इस तरह करें कि आप 120 को 4 पे डिवाइड करें, तो आपका आंसर क्या आता है 30। तो 1 kg की एक्सेलरेशन भी 30 होगी और पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन भी 30 ही होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें चार्ली है। The velocity of a particle which is decelerating uniformly changes from 30 to 15 in 75 minutes. After what time it will come to rest? एक बॉडी जो थी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 थी, थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 15 हो गई, और कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, हाँ 75 मीटर्स डिस्टेंस कवर कर लिया। ये फर्दर कितना डिस्टेंस कवर करेगा ताकि इसकी स्पीड क्या हो जाए, इसकी स्पीड 0 हो जाए। तो आप इस तरह करें कि इस डेटा के हेल्प से आप एक्सेलरेशन फाइंड करें, इस डेटा के हेल्प से क्या फाइंड कर लें, एक्सेलरेशन, और फिर एक्सेलरेशन को आगे डेटा के लिए यूज करके हम डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। तो इसके लिए कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन से a जो आता है 15 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 75, a is equal to vf square minus vi square by 2s, ठीक है ना। यहां से एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। 15 का स्क्वायर क्या आता है, 15 का स्क्वायर 225 आता है, 225 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 150। 900 से 225 माइनस करें तो 675, क्या आंसर आता है 675 बाय 150, ठीक है। 675 बाय 150 करेंगे, ये 0 हटा के पॉइंट इधर ले आए, ठीक है। और अगर ये ऊपर वाला नंबर 60 होता तो हमारा आंसर 4 आता। अब 4 पॉइंट समथिंग आएगा, लेट्स सपोज 4.2 ले लेते हैं। एक्सेलरेशन कितनी है -4.2 और इनिशियल वेलोसिटी अब कितनी है 15। एक सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 15 से 4 ही ले लें बस। एक सेकंड के बाद वेलोसिटी 15 से 11 हो जाएगी, दूसरे सेकंड के बाद 11 से 7 हो जाएगी, तीसरे सेकंड के बाद 7 से 3 हो जाएगी। मतलब राउंड अबाउट 4 सेकंड्स में ये बॉडी रेस्ट में आ जानी चाहिए और करेक्ट ऑप्शन आपके साथ है चार्ली। क्लियर है ना, डॉक्यूमेंट कर लो। डिस्टेंस मांग, अच्छा डिस्टेंस मांग है, तो डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। डिस्टेंस के लिए तो फिर हम जो है यही इक्वेशन दोबारा यूज करते हैं, लेकिन इस दफा इस इक्वेशन में हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो इक्वेशन होगा s is equal to vf square minus vi square by 2a। तो s is equal to vf तो 0 है, vi 15 square by
4 into 2 कर देते हैं ना, 4 into 2 8 हो जाएगा। तो 15 स्क्वायर क्या आया 225, 225 by 8 से क्या आता है 225 by 8, 80 और 80 160, 160 और 80 240, मतलब 30 राउंड अबाउट 30 से कुछ कम आंसर आएगा। 25 कहाँ पे है 25 एल्फ ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, when a ball is thrown vertically upward with a velocity v, it reaches a height h. If one wishes to double the maximum height h, what will be the velocity? किस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे इसे? अगर v से फेंकते हैं तो h हाइट कवर करता है, 2h हाइट कवर करनी है तो किस स्पीड से फेंकेंगे? जरूरी बात है जितनी हाई स्पीड से फेंकेंगे उतनी ज्यादा हाइट कवर होगी। इसको सॉल्व करेंगे हम इस प्रोपोर्शनैलिटी से, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू h, तो या v इज प्रोपोर्शनल टू क्या अंडर द रूट h, ठीक है। अब बॉडी को v से थ्रो किया तो कौन सी हाइट कवर होगी h। अब बॉडी को किस स्पीड से थ्रो करें कि कौन सी हाइट कवर हो जाए 2h। तो फॉर्मूला आप बना लें, v2 by v1 is equal to under the root h2 by h1। v2 तो मालूम करनी है, v1 की जगह v लिख लें, h2 की जगह 2h लिख दें, h1 की जगह h, तो ये दोनों कैंसिल, v2 की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट 2v। और ये आपके साथ ऑप्शन नंबर अल्फा में मौजूद है। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी होती है, तो इसमें ऑप्शन अल्फा है, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, a body A moves with uniform acceleration A and zero initial velocity. Another body B starting from the same point moves with constant velocity. What time will they meet? एक बॉडी है और वो इस पोजीशन से स्टार्ट हो जाती है और आगे जाती है, ठीक है, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आगे जाती है, और दूसरी बॉडी उसी पोजीशन से स्टार्ट होती है लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाती है। कौन से टाइम पे ये बॉडीज एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगी? मतलब दोनों का डिस्टेंस जो होगा कौन से टाइम पे सेम होगा, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से है इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट टाइम, हाँ वेलोसिटी टाइम, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। हमने ये ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल करना है? रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल, क्योंकि डिस्टेंसेस दोनों के सेम होंगे, उसी पॉइंट पे ये मीट करेंगे। तो डेटा भी क्या क्या मौजूद है आपके साथ, जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का डेटा मौजूद है। A body A with constant acceleration अच्छा नहीं मौजूद, और उस दूसरी बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी का डेटा भी हमारे साथ नहीं मौजूद, और क्वेश्चन में भी जनरल ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इसको फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज आप इस तरह कंसीडर कर लें कि डिस्टेंस ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। डिस्टेंस में आप इस तरह करें कि आप इसमें कौन से फॉर्मूला से वैल्यू डालें? इसमें तो वैल्यू डाल सकते हैं सेकंड इक्वेशन से, s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, तो vi तो 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ at स्क्वायर, और रेक्टेंगल के एरिया के लिए आप कौन सा डिस्टेंस के लिए स्पीड इनटू टाइम यूज करेंगे? वो तो कांस्टेंट स्पीड है ना, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। ये एक टाइम इसके साथ कैंसिल, और आपके साथ जो है मांगा क्या है? टाइम मांगा है, तो टाइम इज इक्वल टू 2v by a, ये टाइम है 2v by a।
कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन अल्फा है। A freely falling body travels in the last second distance equal to the distance traveled by it in the first 3 seconds. लास्ट सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर होता है वो फर्स्ट 3 सेकंड्स की एडिशन के इक्वल है। तो हमने फाइंड करना है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है? 5, दूसरे सेकंड में 15, तीसरे सेकंड में 25, चौथे सेकंड में 35, पांचवें सेकंड में 45, 6 सेकंड में 55। इसके ये पहले 3 का एडिशन क्या है? 45 कौन से सेकंड में होता है? 1 2 3 4 5। तो ये किस सेकंड की बात हो रही है? 5th सेकंड की बात हो रही है। करेक्ट ऑप्शन इसमें बीटा है। Which of the following changes when particle is moving with constant velocity? जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है? स्पीड चेंज होती है? नहीं। वेलोसिटी चेंज होती है? नहीं। एक्सेलरेशन चेंज होती है? एक्सेलरेशन होती क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी पे? हमेशा 0 होती है। सिर्फ उस बॉडी की पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which graph shows the variation of velocity of a vertically thrown ball with time? vertically thrown मतलब उसको नीचे फेंकता है। ठीक है, तो बताएं कौन सी वेलोसिटी है? नीचे फेंकेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? हाँ, नीचे फेंकेंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। इसमें which graph shows the variation of velocity of a vertically thrown ball with time? देखिए ग्राफ 1 को देखें, उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। ग्राफ 2 को देखें, उसकी स्पीड भी डिक्रीज हो रही है। ग्राफ 3 को देखें, उसकी स्पीड जो है नीचे जाते हुए इंक्रीज हो रही है और फिर हो सकता है ये बाउंस होके फिर ऊपर भी आया है, तो उसको भी शो किया गया है। लेकिन ग्राफ ए, सी और डी ये तो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। ये क्यों ठीक नहीं हो सकते? क्योंकि वर्टिकली थ्रोन बॉल की स्पीड बढ़ती है, कम नहीं होती। और इनिशियली जब आप उसे थ्रो कर रहे थे तो उसकी स्पीड उस वक्त क्या थी? 0 थी ना। तो ग्राफ जो भी होगा ओरिजिन से स्टार्ट करेगा और ओरिजिन से एक ही ग्राफ आपके साथ मौजूद है, बीटा। When we jump out of a boat standing in water, the boat moves. हाँ, backward. वैसे अगर बोट जो है वो साइड वे मूव नहीं कर सकता। ये जो ऑप्शन बीटा है साइडवेज, वो तो अब ये बोट है ना, ये बोट है, ये आप उस तरफ जंप करते हैं तो बोट क्या जाएगा? पीछे जाएगा। अगर आप इस तरफ जंप करेंगे फिर साइडवेज जाएगा, या ये भी बैकवर्ड ही है। बंदे के लिए तो बैकवर्ड ही है ना। तो आपके साथ हमेशा इसका ऑप्शन, वो बंदा जो अपने लिहाज से देखेगा वो हमेशा क्या होगा? बैकवर्ड ही होगा। ऑप्शन अल्फा। A cricketer throws a ball vertically upward and catches it in 5 seconds later. मतलब 2.5 में वो ऊपर गया होगा, फिर 2.5 में नीचे आया होगा। ठीक है, अच्छा, neglecting air resistance, what is the speed with which the ball leaves the hand? ठीक है, तो अच्छा इसमें आप जो है एक अपवर्ड मोशन है, एक डाउनवर्ड मोशन है। एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करने को कहा है, तो जो अपवर्ड में इनिशियल वेलोसिटी होगी वही डाउनवर्ड में क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी भी होगी। तो आप इस डाउनवर्ड मोशन को कंसीडर करके ये फार्मूला यूज करें, बल्कि ये यूज मत करें। आपके साथ टाइम गिवन है, हाइट तो नहीं गिवन है। टाइम अगर गिवन हो तो कौन सा फार्मूला यूज करें? फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लें, Vf is equal to Vi plus At। Vi तो 0 है,
तो Vf की वैल्यू क्या हो जाएगी 80। A की जगह 10, T की जगह 5 यूज नहीं करना, 2.5 यूज करना है। 25 आपका इसका आंसर होगा। 25 तो नहीं है, 24.5 है, और ये इसलिए क्योंकि G की वैल्यू इन्होंने 9.8 ली होगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डेल्टा है। The limit of the average velocity over a path length that approaches zero but always include a point A is defined as instantaneous। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को शॉर्टेस्ट लिमिट के लिए फाइंड करना मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना। न्यूटन लॉज डज नॉट होल्ड फॉर पार्टिकल्स मूविंग विद वेलोसिटी कंपैरेटिबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि हमने कहा था कि इस केस में फिर आइंस्टाइन के रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस हैं वो यूज होते हैं। A body falls from height h 200 meters. The ratio of distance traveled in each 2 seconds. अच्छा, पहले 2 सेकंड्स, दूसरे 2 सेकंड्स और आखिरी 2 सेकंड्स, उनका रेशियो निकालना है। पहले 2 सेकंड्स में 20, फिर 60, फिर 100। से 100 कैंसिल कर दे, 2:6:10, 1:3:5। करेक्ट ऑप्शन आपके साथ चार्ली है। कंसीडर द एक्सेलरेशन, velocity and displacement of a tennis ball as it falls to the ground and bounces back. Direction of which of these quantities changes in this process? Acceleration, velocity और displacement। एक टेनिस बॉल नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, इस वक्त वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? वो भी डाउनवर्ड होगी। जब ये हिट करके ऊपर जाने लगता है तो इनमें से किस क्वांटिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की चेंज होगी, एक्सेलरेशन फिर भी डाउनवर्ड ही रहेगा। तो कौन सी की डायरेक्शन चेंज होगी? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की। करेक्ट ऑप्शन इसमें बीटा है। ठीक है, a body is thrown vertically upward with a velocity v. The true statement from the following is velocity is maximum and acceleration is 0 at the highest point. वेलोसिटी तो हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होगी, मैक्सिमम नहीं होगी। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन इज g डाउनवर्ड्स एट हाईएस्ट पॉइंट। ये भी इस मैक्सिमम की वजह से गलत है। वेलोसिटी इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड मैक्सिमम हाइट इज v²/2g। बोथ ऑप्शन 4 भी ठीक है क्योंकि डेल्टा भी गलत है। ठीक है, देखिए मैक्सिमम हाइट पे आप वेलोसिटी के लिए कौन सा यहां से फार्मूला निकालेंगे? मैक्सिमम हाइट क्या होगी? v²/2g के इक्वल होगी, और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें चार्ली है। Which of the following is an example of 3-dimensional motion? Motion of a flying kite, motion of freely falling body 1D है, motion of snooker ball 2D है, motion of car on a straight line 1D है। तो motion of flying kite क्या हुआ? ये 3D motion हुआ। A particle which covers unequal distance in equal intervals of time, कौन सा स्पीड है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, तो आपके साथ ऑप्शन डेल्टा इसमें करेक्ट है। When only magnitude of the velocity changes, जब वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो उस वक्त एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में कौन सा एंगल होगा? हाँ, पैरेलल में वेलोसिटी इंक्रीज होती है, एंटी पैरेलल में वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो दोनों ऑप्शंस आपने कंसीडर करने हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डेल्टा है। ठीक है,
बी ऑप्शन भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ए नहीं हो सकता क्योंकि ए में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ए में सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। A particle starting from rest undergoes a rectilinear motion with acceleration a. The variation of a with time is given. The maximum velocity attained by the particle is. अच्छा, उस पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, उस पे एक्सेलरेशन वेरिएबल है। उसकी इनिशियल वैल्यू 10 थी और उसकी फाइनल वैल्यू 0 हो गई है, और किस टाइम पे वो 0 हो गई है? 11 सेकंड्स पे। और आपसे पूछा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करें। वैसे एक्सेलरेशन और टाइम का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या शो करता है? एक्सेलरेशन और टाइम का प्रोडक्ट वेलोसिटी शो करता है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी? 0 थी। तो एक्सेलरेशन और टाइम का प्रोडक्ट वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी अगर आपने फाइंड करनी है और आपको पता चल गया कि प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में हम ग्राफ में क्या फाइंड करते हैं? एरिया फाइंड करते हैं। तो आप इस ट्रायंगल का हाफ 10 into 11 करते हैं, ठीक है? हाफ 10 करें तो 5 into 11 55। ऑप्शन अल्फा ठीक है। Which of the following displacement time graph represents uniform velocity? कौन सी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? अल्फा यूनिफॉर्म तो है लेकिन 0 भी है। अल्फा कांस्टेंट एंड 0 है, और उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ बताना है, रेस्ट वाला नहीं बताना। तो अल्फा गलत है। करेक्ट ऑप्शन इसमें डेल्टा है। चार्ली किसे शो करता है? इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है? तो इसमें हर सेकंड में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और डेल्टा कौन सा है? इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? हाँ, और पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डेल्टा है। A racing car accelerates uniformly through its gear changes with the following average speed: 40 meters per second for 2 seconds, 60 meters per second for 2 seconds, and 80 meters per second for 6 seconds. What is the average speed? अच्छा, इसमें 3 हिस्से हैं। इसमें ये तीसरे हिस्से को तो फिलहाल साइड पे कर दें। इस पहले और दूसरे हिस्से को देखिए, इसका टाइम सेम है। 40 मीटर्स फॉर 2 सेकंड और फिर 60 मीटर्स फॉर 2 सेकंड। जब टाइम सेम हो तो हम अर्थमेटिक मीन लेते हैं। हम क्या लेते हैं? अर्थमेटिक मीन। तो टाइम सेम है तो हम इनका एवरेज को निकाल लेंगे, 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2। तो इनका एवरेज क्या आ जाएगा? 50 मीटर्स, ठीक है? और 50 मीटर्स पर सेकंड, और ये किसके लिए हो जाएगा? 4 सेकंड्स। अब 50 मीटर्स पर सेकंड और 80 मीटर्स पर सेकंड का क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। अच्छा, तो दूसरा आपके साथ क्या है? 80 मीटर्स पर सेकंड, और वो भी किस टाइम के लिए है? वो 6 सेकंड्स के लिए है। अच्छा, अब मसला ये है कि ना तो डिस्टेंस सेम है ना ही टाइम सेम है, लेकिन हमारे साथ एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर हम डिस्टेंस को 12, टाइम को क्या ले लें? 12 सेकंड्स ले लें। टाइम को क्या ले लें? 12 सेकंड्स। तो देखिए 4 सेकंड्स के लिए ये पहला मोशन हुआ है, और फिर बल्कि टाइम को 12 सेकंड मत ले, और दूसरा मोशन कितने टाइम के लिए हुआ है? दूसरा मोशन 6। 4 सेकंड्स में कितना फासला कवर होगा? स्पीड इनटू टाइम ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 50 इनटू 4 से 200, और 6 सेकंड्स में कितना फासला होगा? वो 80 इनटू 6 होगा। 8 6 480। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 680। टोटल क्या टाइम क्या हो जाएगा? 10। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? 68। ऑप्शन 4
Which of the following curve in VT graph represents decreasing retardation? रिटार्डेशन तो तकरीबन सारे ग्राफ्स हैं, लेकिन डिक्रीजिंग रिटार्डेशन का बताना है। कौन सा डिक्रीजिंग रिटार्डेशन? ग्राफ 3 जो है वो डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a lift is going up, the variation in the speed of the lift as given in the graph where speed is in meters per second and time is in second, ठीक है। What is the height to which the lift takes the passenger? टोटल हाइट उसकी कितनी है? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आप स्टार्ट में देखें तो लिफ्ट के स्टार्ट में एक्सेलरेशन है, फिर दरमियान में वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है और लिफ्ट के रुकते वक्त डिसेलरेशन है। आपने इस टोटल ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। डायरेक्टली इस पे ट्रेपीजियम का फार्मूला अप्लाई करें। इसका ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक पैरेलल साइड 12 का है, दूसरा 8 का है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 12 प्लस 8 हो जाएंगे और डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है? 3.6 है। डिस्टेंस बिटवीन देम 3.6 है, तो ये हो जाएगा 20 by 2 से 10 आता है, 10 into 3.6 से 36 आंसर आ जाएगा। तो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन चार्ली है, 36.0 meters. When you drop a ball, it accelerates downward at 9.8 meters per second square. If you instead throw it downward, then the acceleration would be. एक जो है ड्रॉप का है और एक नीचे थ्रो करने का है। तो ड्रॉप में तो वो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन 9.8 है, थ्रो करने में क्या होगा? More than throwing speed. देखिए थ्रोइंग स्पीड तो आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है ना। ग्रेविटी तो उसे जो वेट अप्लाई करेगी वो तो जी की ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन थ्रोइंग में भी 9.8 है और फॉलिंग में भी 9.8 ही है। अलबत्ता ये बात अलग है कि जिसको आपने थ्रो किया उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फॉलिंग बॉडी, लेकिन वो तो आपकी तरफ से था, प्लैनेट की कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं थी। प्लैनेट की एक्सेलरेशन पहले भी 9.8 थी, अब भी क्या रहेगी? अब भी 9.8 ही रहेगी। तो ऑप्शन अल्फा इसमें करेक्ट है। A science museum designs an experiment to show that the fall of a feather in a vertical glass vacuum tube, the time of fall from rest to bottom takes 0.5 seconds. What is the length of the tube? ये वाला कौन सा फॉर्मूला यूज करें? टाइम गिवन है ना। अच्छा, सेकंड इक्वेशन से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, s is equal to half g t square, बल्कि h is equal to half, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हाइट मालूम करनी है तो इसी फॉर्मूला से करें हाफ 10 और टाइम कितना है? टाइम कितना दिया है? 0.25 सेकंड। 0.25 का स्क्वायर लेना है, इससे तो आ जाएगा 5 और 0.25 की जगह 25 by 100 लिख देंगे और इसका स्क्वायर भी लेना है। 25 का स्क्वायर कितना आता है? 5 into 600 आता है और डिवाइडेड बाय ये 4 zeros, ये 2 zeros 625 आता है। अच्छा, तो 5 into 6 25 डिवाइडेड बाय 10 raised to power 4। 5 into 6 25 से आपके साथ आएगा जनाब 5 6 are 30, 3000 आता है। 5 6 are 30 से तो 3000 आता है, 3125 और into 10 raised to power
-4 कर देंगे, ये 1 2 3 4, तो 0.3 समथिंग आपका आंसर आएगा। कहाँ है? बीटा ऑप्शन है। A stone is projected vertically upward with a velocity of 10 meters per second near the edge of a cliff. After how long the stone hits the ground 20 meters below. तो इसमें भी आप यही फॉर्मूला यूज करें, लेकिन इस दफा टाइम फाइंड करना है। यहाँ से टाइम किसके इक्वल आएगा? 2h by g under the root, 2h by g under the root। तो हाइट कितनी गिवन है? 20 है और g की वैल्यू 10 है। ये 0 0 कैंसिल, 4 2 आंसर आ जाएगा। 2 पाकिस्तान हाइट 20 मीटर है, हाइट 20 मीटर्स पर और g 10 है, तो 2 into 20 40 by 10 से 4 और उस पे √2 आ जाएगा। 2 बनस है उस वजह से 2.5। A stone is projected vertically upward with a velocity of 10 meters per second। हाँ, upward थ्रो हुआ है, नीचे थ्रो नहीं हुआ उसको हमने, और वेलोसिटी उसकी क्या है? वेलोसिटी उसकी 10 है। जबरदस्त फॉर्मूला पे नहीं यूज करूंगा। अच्छा, इसको इसी तरह स्प्लिट करके करेंगे। पहले ऊपर किया, फिर नीचे आया। ऊपर की वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर्स पर सेकंड, तो कितने टाइम में ये ऊपर चला जाएगा? 1 सेकंड में ये ऊपर चला जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना था? ये डिस्टेंस था 20। ये डिस्टेंस कितना होगा? इसको फाइंड करेंगे किस फार्मूला से? इसको हम फाइंड कर लेंगे v square is equal to 2gh से। तो h is equal to v square by 2g। v 10 है, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, मतलब 100 by 20, मतलब आपके साथ 5। ये डिस्टेंस 5 हुआ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस 25। 25 कितने टाइम में होता है? पहले 2 सेकंड्स में तो 20 होता है, तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 2.2 ले लें। 2.2 डाउनवर्ड है और अपवर्ड कितना है? 1। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 3.2, ऑप्शन अल्फा। A body is thrown vertically upward with a velocity of 98 meters per second. If it takes 10 seconds to reach the highest point, then the acceleration of the ball is। बताएं। 9.8 तो होगा, क्योंकि ये वही फ्री फॉल है, लेकिन प्लस 9.8 होगा कि माइनस 9.8 होगा? बॉडी ऊपर जा रही है, तो ये डिसेलरेशन होगी, तो हम माइनस 9.8 को सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन डेल्टा। The displacement of the graph of the two bodies A and B are shown। और VA जो है वो कितना एंगल बना रहा है? 30, और VB कितना एंगल बना रहा है? 60। हमने इसका स्लोप रेशो फाइंड करना है, तो रेशो तो आपके साथ जो है स्लोप का रेशो ले लेंगे, और यहाँ पर स्लोप का जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो टेंजेंट थीटा होगा। तो VA by VB क्या हो जाएगा? रिपीटेड क्वेश्चन है ना? तो आपके साथ ये टेंजेंट 30 बाय टेंजेंट 60, वैसे आगे फिर सॉल्व कर लेंगे। Which of the following graph represents the distance time variation of a body released from the top of a building? अच्छा, उसको टॉप ऑफ द बिल्डिंग से रिलीज करेंगे, तो बताएं पहले सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगा, दूसरे सेकंड में उससे ज्यादा कवर होगा, तीसरे सेकंड में उससे ज्यादा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनना चाहिए? इंक्रीजिंग बनना चाहिए। तो इंक्रीजिंग कौन सा ग्राफ है? बीटा है। Question starting from rest, a particle accelerates uniformly and travels a distance x in time t. Which of the following pair of quantities would give a straight line graph when plotted to represent
the motion of the particle. देखिए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है ना, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और वेलोसिटी इक्वल किसके होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के। तो जब आप y एक्सिस को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से रिप्रेजेंट करेंगे और x एक्सिस को टाइम से रिप्रेजेंट करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा। तो इसमें देखिए आप ऑप्शन 40 को देखिए, x by t versus t. A mass accelerates non-uniformly when the resultant force acting on it is constant but not. अगर रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट होगा तो फिर तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा ना, वो नॉन यूनिफॉर्मली पूछ रहे हैं। देखिए एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूसेस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल फोर्स प्रोड्यूसेस वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो फोर्स को भी क्या होना होगा? फोर्स को भी वेरिएबल होना होगा। और इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके साथ ऑप्शन बीटा है, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद टाइम। अगर फोर्स चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फार्मूला है F/m। अगर आप m को चेंज नहीं कर रहे और फिर भी एक्सेलरेशन चेंज हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है? फोर्स की वजह से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a body starts falling freely under gravity with zero initial velocity. How much distance it falls in the interval between second and third second? तो मतलब दूसरे सेकंड में वो कितना डिस्टेंस करेगा? तो पहले सेकंड में वो 5 मीटर्स करता है और दूसरे सेकंड में वो 15 मीटर्स करता है। और हमारा इसमें आंसर जो होगा वो ऑप्शन बीटा हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन 40 हो जाएगा। हाँ सेकंड और थर्ड बताया, फर्स्ट नहीं। देखें बॉडी फर्स्ट से जब 1 सेकंड गुजरा तो कितना फासला हो गया? 5। और सेकंड से जब 3rd सेकंड तक बात गई तो कितना फासला हुआ? 15। तो सेकंड से 3rd सेकंड में कितना फासला कवर होता है? 15। और फर्स्ट से टाइम को 0 से शुरू की, 0 सेकंड से फर्स्ट सेकंड तक कितना फासला होगा? 5। फर्स्ट से सेकंड तक 15, सेकंड से 3rd तक 25 मीटर्स का होगा। ठीक है, बस आज के लिए यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं।